आज ये ट्रेनिंग का दूसरा बजट का क्लास है। कल हम लोग बात किए थे बजट पर, और शॉर्ट में ही हम लोग फाइनल एस्टीमेट एफएमई तक बजटरी रिव्यूज जो होते हैं, ये बजटरी रिव्यू या बजटरी चरण जिसको कहते हैं, स्टेजेस कौन कौन से स्टेज पर होते हैं, वो कल हम लोग बात किए थे कि बजटरी आफ्टर बजट अलॉटमेंट फर्स्ट जो बजटरी रिव्यू है, मंथली रिव्यू के अलावा ध्यान रखिएगा, एक मंथली रिव्यू होता है वो एफएनसीओ करते हैं, एफएनसीओ स्तर पर होता है, बोर्ड भी करता है, और वो मंथली रिव्यू अलग है। ये बजटरी रिव्यू बजट बीजी के बाद रिवाइज एस्टीमेट के समय पूर्ण रूप से बजटरी रिव्यू होता है। मंथली रिव्यू भी होता है, तो मंथली रिव्यू में क्या होता है, केवल खर्च का पेस ऑफ एक्सपेंडिचर किधर जा रहा है, केवल उसका हम लोग फाइंड आउट करते हैं। उससे कोई सॉल्यूशन नहीं होता है कि अगर कहीं खर्च मंथली रिव्यू में कम हो रहा है तो उसको हम कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो बजटरी रिव्यू होता है रिवाइज एस्टीमेट में, इसमें हम लोग करने की स्थिति में रहता है और की जाती है। मतलब कि अगर किसी सोर्स ऑफ फंड में, किसी प्लान हेड में, किसी एलोकेशन में ज्यादा हो रहा है तो अलॉटमेंट को हम लोग कम करते हैं, कम हो रहा है तो ज्यादा करते हैं। तो ये जो दूसरा प्रथम चरण है बजटरी रिव्यू का, वो रिवाइज एस्टीमेट। एक पहले अगस्त रिव्यू होता था, वो आजकल अब अगस्त रिव्यू 3 साल से खत्म हो गई है, 17-18 से इसको बंद कर दिया गया है। वरना वो प्रथम रिव्यू बजट का अगस्त रिव्यू होता था, सेकेंडरी आरई होता था, और फाइनल मॉडिफिकेशन एस्टीमेट 3 फरवरी मार्च में होता था। अब वो आरई फर्स्ट हो गया, और उसके बाद फाइनल मॉडिफिकेशन एस्टीमेट के समय हम लोग फाइनल बजटरी रिव्यू करते हैं। अब ये बजटरी रिव्यू जो होते हैं, वो उसका एक हम लोग जैसे रिवाइज एस्टीमेट हुआ या फाइनल मॉडिफिकेशन एस्टीमेट हुआ तो कैसे जाता है बजट। तो अब मतलब हमारे ईसीआर का अगर देखेंगे, ईस्ट सेंट्रल रेलवे का, तो ईस्ट सेंट्रल रेलवे का लगभग 10,000 करोड़ हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और कमोबेश लगता है 6,000 के आसपास में करोड़ में, 6,000 करोड़ हमारा कैपिटल, मतलब डिमांड 16 के अंतर्गत पूंजी निवेश से संबंधित हम लोग व्यय करते हैं। तो ये जो एस्टिमेट जाता है या हम लोग रिव्यू करते हैं, तो एज ए होल उसका सिस्टम है कि रेवेन्यू का अलग बना, कैपिटल का अलग, डिमांड 16 का अलग बनता है, अर्निंग्स का अलग बनता है। अब उसमें जैसे रेवेन्यू है तो रेवेन्यू डिमांड 3 हुआ, डिमांड 3 में भी फिर अलग माइनर हेड है, सब हेड है, सब हेड स्तर तक हम लोग बजटरी रिव्यूज में प्रोविजन करते हैं। जैसे डिमांड तीन आप देखेंगे तो डिमांड 3 में फिर 100 है, उसका माइनर हेड है, 100 है, 200 है, 300 है, इस तरह से है। जैसे 100 है तो जनरल मैनेजर से संबंधित जितने भी व्यय होते हैं, डीजीएमजी हो, जीएम ला हो, वो सारे महाप्रबंधक महोदय के अंतर्गत आते हैं। डिमांड 200 है, ये लेखा विभाग का है। लेखा विभाग में अकाउंट्स का हुआ, कैश एंड पे हुआ, स्टैटिक्स वगैरह का, स्टैटिक्स नहीं है, अकाउंट्स का कैश एंड पे या जो भी अकाउंट से रिलेटेड व्यय है वो सब 200 में आते हैं। तो
हम लोग जो बजटरी एस्टिमेट्स बनाते हैं, बजटिंग करते हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि डिमांड तो वो रहता ही है, फिर माइनर हेड और सब हेड वाइज भी बनाते हैं। कैपिटल कैपिटल में हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल में प्लान हेड वाइज, सोर्स ऑफ फंड वाइज हम लोग बोर्ड को भेजते हैं। कैपिटल में जो हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिमांड 16 में जो हम लोग मांग बजटरी रिव्यूज बनाते हैं, वह कैसे है? कैपिटल तो है बहुत बड़ा सेगमेंट है, बहुत बड़ा कैपिटल सेगमेंट है, उसमें बहुत कुछ है, सारे प्लान हेड्स हैं। तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, उसका वर्गीकरण करके सारे प्लान हेड वाइज, फिर एक प्लान हेड में सोर्स ऑफ फंड वाइज, सोर्स ऑफ फंड मतलब जैसे प्लान हेड तो आप समझ रहे हैं, 11 हुआ प्लान हेड, 11 न्यू लाइंस का हो गया, 14 गेज कन्वर्सन हो गया, 15 डबलिंग हो गया। इस तरह से सारे प्लान हेड 65, 71, 72, 73 तक जनरली हम लोग बनाते हैं। इन्वेंट्री प्लान है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये बहुत सटीक बंटवारा है प्लान हेड में, कि वर्क्स प्लान के अंतर्गत कितना आ गया, 11 से प्लान हेड 11 से 65 तक, इट इज नोन एज वर्क। एंड प्लान हेड 71, 72 एंड 73, दैट इज कॉल्ड समराइज इन्वेंट्री। आज के डेट में इन्वेंट्री पहले सब एक ही साथ होता था, अभी अलग कर दिया बोर्ड ने, इन्वेंट्री को अलग कर दिया है। तो इन्वेंट्री में 71, 72, 73 और उस प्लान में 11 से 65 तक। अब जैसे प्लान हेड 31 है, प्लान हेड 31 है, ट्रैक रिन्यूअल है, तो अब इसमें फिर सोर्स ऑफ फंड वाइज अलॉटमेंट, जो जैसे किसी भी प्लान हेड में अलॉटमेंट मिलता है, तो ऐसा नहीं है कि प्लान हेड जैसे मान लीजिए कि कोई भी प्लान हेड हो, आप सपोज दैट प्लान हेड आपको 51 प्लान हेड है, स्टाफ वेलफेयर का प्लान हेड है 51, तो ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा 51 करके दे देता, उसमें फिर उसमें डिवाइडेशन सोर्स ऑफ फंड, जैसे अगर वो कैपिटल में है, सोर्स ऑफ फंड में क्या आता है। अब सोर्स ऑफ फंड क्या है आप लोग जानते होंगे, ऐसा नहीं है, फिर भी सोर्स ऑफ फंड क्या, हमारे यहाँ बहुत सारे प्लान ये फंड है, फंड क्रिएट किया हुआ है, उसको सोर्स ऑफ फंड कहते हैं। जैसे कैपिटल तो है, कैपिटल पूंजी, जिसको मूल पूंजी जिसको कहते हैं, वो मूल पूंजी क्या है, वो इंडिकेट करता है कहां से आ रहा है। तो ये मूल पूंजी ये भारत सरकार का पैसा है, जो जनरल फाइनेंस से प्रोविजन करता है रेलवे को, एक एड देता है एक तरह से समझिए, या लोन देता है, या जो कहा जाए, मतलब जो हमको भारत सरकार के समान राजस्व से मिलता है, वो पूंजी के अंतर्गत आता है, वो पूंजी हुआ। उसका न्यूमेरिकल एक अंक है 20, 20। जैसे आप उसको एक लोकेशन में अगर आप लिखेंगे तब पूंजी नहीं लिखेंगे ना एलोकेशन में, फिर 20 उसका डिजिट है। जैसे ही 20 वर्ड डिजिट में दिखेगा, अंदर क्लियर हो जाएगा कि वो ये पूंजी का व्यय है, पूंजी है। फिर कैपिटल फंड है, एक कैपिटल फंड है। कैपिटल फंड का प्रयोग हालांकि बहुत लिमिटेड जगहों पर किया जाता है, आजकल बहुत कम, ये केवल कैपिटल फंड का वो इसमें प्लान हेड 22 में केवल इसका उपयोग किया जाता है, कैपिटल फंड का बहुत मिनिमाइज हो गया है। ये सब फंड बनते बिगड़ते भी रहते हैं, बहुत सारे फंड पहले अलग थे, अब चेंज हो गए, बदल गए। वो रेलवे कन्वेंशन कमेटी एक है, अब वो अलग है, जो पढ़ाएंगे आपको बहुत कुछ की जानकारी। तो ऐसा है कि आदमी बहुत सारी चीजें हैं, कितना हर चीज को सब को रिलेटेड है। रेलवे कन्वेंशन कमेटी है, वो बहुत सारे रिकमेंडेशंस देती है, फंड कौन सा क्रिएट किया जाए नहीं किया जाए। फिर उसके बाद सीएजी हैं, फिर उसके बाद सीजी एक होता है,
कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर बैठते हैं वो, उनकी भी सहभागिता होती है, क्योंकि पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकाउंटेंट सिस्टम का एक तरह से इंचार्ज वो भी है सीजीए। हम लोग तो रेल मंत्रालय का अकाउंटिंग करते हैं, ऐसे सारे मंत्रालयों में अकाउंटिंग चलती है, ऐसा नहीं है। और सब में एक परस्पर कोऑर्डिनेशन होता है, कोऑर्डिनेशन है। तो वो कौन करता है कि इसके सीजीए, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स जो होते हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक मतलब बॉस होता है एक तरह से। काउंटर मामले में सारे मिनिस्ट्रीज का बॉस एक तरह से। अगर किसी तरह का कोई डिफरेंस हो गया दो मंत्रालयों के बीच में, तो उसका फैसला कौन करेगा? बहुत सारे इश्यूज पर फिर सीजीए करता है। कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स जो है बीच मंत्रालय में है उनका, और वो फैसला बाध्यकारी हो जाता है, मान्य होता है। वो सामान्यतः परंपरा है, मानते हैं जो फैसला उन्होंने दिया वो नीतिगत फैसला किसी इश्यूज पर अगर हो उससे रिलेटेड है, तो ऐसा नहीं कि हर इश्यूज के लिए हम लोग सीजीए के पास नहीं जाते हैं, जो कंसर्न है वो इस इश्यू पर। तो ये हम लोग सोर्स ऑफ फंड की बात कर रहे थे। तो ये सोर्स ऑफ फंड, बहुत सारे ऐसे सोर्स ऑफ फंड है बंद हो गए, एक्सपैक्ट था, क्या क्या था, वो सब बंद हो गए, नए बनते भी रहते हैं सोर्स ऑफ फंड। कुछ तो चल रहे हैं, तो चल ही रहे हैं। जैसे अभी देखिए आरआरएस के एक सोर्स ऑफ फंड आया है, ये अभी हाल में आया है, पिछले 2 साल पहले। ये आरआरएस के राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष, राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष एक सोर्स ऑफ फंड क्रिएट किया गया। इसका पीयू ये जान लीजिए, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष क्योंकि नया फंड है। पीयू इसका, सॉरी पीयू नहीं, कोड, डिजिटल कोड 29 इसको दिया गया है, अभी हाल में दिया गया, पिछले साल आया है। फंड बना है पहले ही 2 साल से इंप्लीमेंट है, लेकिन डिजिटल कोड बाद में रेलवे बोर्ड देती है, उसका एक प्रोसेस है। वो बोले ना सीजीए वगैरह सारे इन्वॉल्व होते हैं, सीएजी, तब वो कोड, इसका 29 कोड दिया गया है। जैसे कहीं आप फर्स्ट कोई भी एक्सपेंडिचर है तो एलोकेशन वाइज आप देखते हैं, जैसे ही देखें 29 तो समझ जाइए कि आरआरएसके का खर्च है ये। तो ये सोर्स ऑफ फंड है। कौन कौन से सोर्स ऑफ फंड है जो अभी वर्तमान में हमारे यहाँ एक्टिव है? कैपिटल तो है ही, कैपिटल फंड है, बहुत रेयर में इसका उपयोग होता है। आजकल मैं बोला कैपिटल फंड न के बराबर है, थोड़ा वो प्लानेड एक 22 है, उसके लिए कैपिटल फंड में इसका अलॉटमेंट रहता है। फिर डीआरएफ है, डिप्रेशन रिजर्व फंड। फिर कौन सा फंड है? डेवलपमेंट फंड है, विकास निधि। फिर आरआरएसके है, सेफ्टी फंड है, सेफ्टी फंड भी कहा जाता है। अब देखेंगे सेफ्टी फंड एक है, और राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष। तो ये सारे फंड हैं। तो हमारा जो बजटरी रिव्यूज होता है वो कैपिटल में वो प्लान हेड वाइज और फिर सोर्स ऑफ फंड वाइज हम लोग मांग करते हैं। और एक और चीज का ध्यान रखिएगा कि कैपिटल में आप देखिए केवल प्लान हेड वाइज, आप जब देखेंगे पिंक बुक का नाम आपने सुना होगा, पिंक बुक रेलवे में। पिंक बुक क्या है कि किसी फाइनेंशियल ईयर में रेलवे बोर्ड ने जिस काम के लिए अलॉटमेंट दिया, फंड दिया कैपिटल में, कैपिटल सेगमेंट के लिए, तो उसको उसमें कौन कौन से वर्क शामिल हैं उसको पिंक बुक से एक नंबर देता है। पिंक बुक नंबर उसमें देखेंगे, पिंक बुक में जाएंगे तो जैसे 15, 110, 112 सीरीज में चलता है। प्लान हेड बाई 11 से स्टार्ट होता है, प्लान हेड 11 से सामान्यतः स्टार्ट होता है, 11 फिर 14, अगर 13 है तो बीच में 13, फिर 14, 15, 16, उस सीरीज में चलता है प्लान हेड वाइज। और फिर जितने वर्ष हैं उसके वो सब सीरीज में चल रहे हैं। प्लान हेड 11 में जैसे न्यू लाइन्स के वर्क हैं तो न्यू लाइन में 15 वर्ष हैं, तो सबका एक नंबरिंग चलेगा, 11, 12, 13, 14, 15, 16 जो भी हो इस तरह। फिर 15 प्लान हेड 14 में, 15 में, 11 में 15 वर्क थे, 15 तक चले। फिर 11 के बाद मान ली कि अगर 16 में, सॉरी 14 में गेज कन्वर्सन वर्क,
हमारे यहाँ प्लानेड गेज कन्वर्सन है। तो गेज कन्वर्सन में जो पिंक बुक होगा वो 15 इधर 11 में चला गया प्लानेड, तो 16वां से स्टार्ट हो जाएगा। गेज कन्वर्सन में पिंक बुक नंबर 16, 17, 18 जितने भी उसमें पिंक बुक चल रहे हैं, वर्क्स हैं, वो काम है, जितने भी वर्क्स ऑनगोइंग और वर्क्स हैं वो सारे पिंक बुक में आते हैं और वो अंत तक चला जाएगा, 65 तक, 65 तक वो पिंक बुक डिजिट में रहते हैं। फिर 71 में, 72, 73 में पिंक बुक, उसमें चूंकि कुछ खास एक वर्क नहीं होता है, वो एक सिस्टम है, आप देखेंगे अकाउंट वो 71, 72, 73 का, तो उसमें इंडिविजुअल पिंक बुक करके कुछ नहीं रहता, 65 तक ये रहता है पिंक बुक, प्लानेट 65 तक कार्य रहते हैं। 71, 72 सस्पेंस है इन्वेंट्री, तो उसमें पिंक बुक करके नहीं रहता, कोई वर्क ऐसा नहीं रहता, वह ये होल मिला हुआ रहता है। उसका आप स्वरूप देखेंगे, आप उठा के देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो ये पिंक बुक वाइज अलॉटमेंट जो होता है, इनिशियल अलॉटमेंट जो बजट ग्रांट के रूप में बोर्ड देता है, वो पिंक बुक एक छपती थी। पिंक बुक क्या है, उसको पिंक बुक क्यों कहते हैं पता है? वो पहले उसका कवरिंग पन्ना लाल रहता था। रेलवे बोर्ड बजटरी डॉक्यूमेंट्स में, बजट के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बजट जब रेलवे बोर्ड में पेश की जाती है, पास होता है, तो जो बोर्ड से आता है या रेलवे बजट में बोर्ड में जो रखा जाता है और हम लोग के पास आता है, तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। उसी में एक डॉक्यूमेंट्स लाल रंग का रहता था, ऊपर कवरिंग लाल रहता था, वो एक रखा गया था ताकि लोग, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, रेल मंत्रालय भाषण है, तो ये है वो है, रेल मंत्री जी का भाषण, स्पीच, ये वो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, बजटरी डॉक्यूमेंट्स उनको कहा जाता है। तो बजटरी डॉक्यूमेंट्स में एक पिंक बुक, पिंक कलर का होता था। आजकल वो पिंक अब नहीं रहा, लेकिन नाम पिंक बुक अभी भी चल रहा है, क्योंकि बहुत सालों तक वो लाल लाल रहता था। पिछले 2-3 साल से हम देखें वो व्हाइट हो गया है, तो वो पिंक बुक, तो नाम उसका पिंक बुक, अभी भी हम लोग पिंक बुक आइटम ही करते हैं। तो पिंक बुक आइटम में वर्क वाइज रहता, एंट्री रहता। तो जैसे हमारा इनिशियल बजट अलॉटमेंट रेलवे बोर्ड जो देता है, वो प्लान हेड वाइज, सोर्स ऑफ फंड वाइज एंड पिंक बुक वाइज अलॉटमेंट आता है। तो एक वर्क में कभी कभी आप देखेंगे, वर्क में, एक वर्क में कभी कभी एक ही वर्क में एक से ज्यादा सोर्स ऑफ फंड रहता है, उसमें प्रोविजन के रहता है। वर्क कंस्ट्रक्शन के वर्क, मतलब प्लान हेड के वर्क बड़े बड़े होते हैं, तो उसमें एक ही वर्क में आप देखें कुछ सोर्स ऑफ फंड कैपिटल का भी है, तो डीआरएफ का भी है, तो एक अलग, उसका एक अलग तरीका है कि कैसे क्यों रखा, लेकिन सिस्टम में रहता है। किसी किसी में एक ही फंड, सोर्स ऑफ फंड रहता है। तो वर्क वाइज जो आता है अलॉटमेंट, वो बजट अलॉटमेंट के ओरिजिनल बजट जो बोर्ड देती है पिंक बुक में, वो वर्क वाइज भी देती है। प्लान हेड कैपिटल में वर्क प्लान हेड वाइज दिया, सोर्स ऑफ फंड वाइज तो रहता ही है, और वर्क वाइज भी देता है। फिर हम लोग जो रिवाइज एस्टिमेट भेजते हैं, तो वो रिवाइज एस्टिमेट जो बोर्ड को जाता है, तो वर्क वाइज भेजने की जरूरत नहीं रहती। वर्क वाइज असेसमेंट हम करते हैं और वो सारे का समरी तैयार करके सोर्स ऑफ फंड वाइज एंड प्लान हेड वाइज हम लोग बोर्ड को भेजते हैं। अब सोर्स ऑफ, जैसे आरई जाना है, आरई में सोर्स ऑफ फंड, प्लान हेड में सोर्स, प्लान हेड वाइज, प्लान हेड 11 में 11 का टोटल हुआ। अब उसमें भी अगर सेफ्टी फंड में कुछ पैसा मांगना है तो सेफ्टी फंड का रहेगा, कैपिटल में है तो कैपिटल रहेगा, ईबीआर है तो ईबीआर रहेगा, वो सोर्स ऑफ फंड वाइज भी उसमें रहता है। तो आरई में और फाइनल स्टेज में जो बोर्ड अलॉटमेंट देता है, वो केवल एज ए होल समरी फिगर प्लान हेड वाइज एंड सोर्स ऑफ फंड वाइज देता है, और उसको बांटने की जिम्मेदारी रेलवेज पर छोड़ देता है कि साहब प्लानेट 11 में आपको ईसीआर को 500 करोड़ रुपया दे दिया गया, 1000 करोड़ रुपया मान सपोज दैट 1000 करोड़ दिया, तो उसमें दे देगा 1000 में 500 करोड़ आपका कैपिटल में है, 200 करोड़ सेफ्टी फंड में है, और 300 करोड़ किसी और दूसरे फंड अगर है, तो मान लिया जाए कि
ईबीआर में है या कुछ में, ईबीआर में ही मान लीजिए। टोटल आपको अगर 1000 करोड़ प्लान 11 में दिया है तो वो दे दिया गया। अब ये जिम्मेदारी रेलवे को दे दी जाती है कि आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन वर्क वाइज कर लें, क्योंकि बोर्ड नहीं देगा ना, बोर्ड के पास इंफॉर्मेशन भी नहीं है बहुत सारे। वो जो कंट्रोलिंग अफसर है हमारा, जो नोडल प्लान हेड वाइज हमारे कैपिटल में नोडल बजट अफसर होते हैं प्लान हेड वाइज। जिस डिपार्टमेंट का प्लान हेड है वो कंसर्न एचओडी उसके नोडल बजट अफसर होते हैं। जैसे पीसी, प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के जो हेड हैं, तो सीपीडीई भी कहा जाता है, चीफ प्लानिंग एंड डिजाइन इंजीनियर, दोनों अलग अलग पोस्ट है। प्रिंसिपल पीसी तो हेड ऑफ द एचओडी हो गए, वो एचओडी हो। कैसे हमारे यहाँ पीएफए है, एक एफएनसीओ अलग होते हैं, एफएनसीओ स्टोर हैं, तो एफएनसीओ कंस्ट्रक्शन है, तो एफएनसीओ ट्रैफिक है, तो एफएनसीओ जीएनटी है, बहुत सारे एफएनसीओ, 4-5 एफएनसीओ होते हैं, एक पीएफए होते हैं। उसी तरह से वहां पर भी बहुत सारे एचओडीज हैं। सीपीडी भी एक एचओडी है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बहुत बड़ा डिपार्टमेंट होता है। बड़ा क्या, रेलवे का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट एक तरह से इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। रेलवे में अगर कहा जाए सबसे बड़ा डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। तो प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर होते हैं, ही इज द नोडल बजट अफसर ऑफ दैट। उसमें किसके होते हैं, प्लान हेड कौन है, प्रिंसिपल, तो उनके अपने प्लान हेड है। जैसे प्लान हेड 11 है, सॉरी 11 नहीं, वो प्लान हेड 16 है, प्लान हेड 29 है, प्लान हेड 30 है, प्लान हेड 51 है, 53 है, 64 है, 65 है। ये सारे प्लान हेड का नोडल बजट अफसर पीसी होते हैं। चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, कंस्ट्रक्शन एक अलग विंग होता है। रेलवे में आप देखेंगे कि ओपन लाइन और कंस्ट्रक्शन अलग विंग होता है। कंस्ट्रक्शन एक पूरा डिपार्टमेंट अलग हो जाता है, एक तरह से यूनिट, एक तरह से डिपार्टमेंट है। उसके एफएनसीओ अलग होते हैं, कहीं कहीं उसमें एक या दो एफएनसीओ होते हैं, एक ही एफएनसीओ, कभी कभी दो एफएनसीओ कंस्ट्रक्शन होते हैं, बहुत सारे उसमें डिप्टी से लेकर के अधिकारी और बहुत सारे लोग। तो कंस्ट्रक्शन एक अलग यूनिट, अलग विंग हो जाता है। उसके अंतर्गत बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। उसके अंतर्गत भी अकाउंट डिपार्टमेंट है, जो वहां पर एफएनसीओ कौन होते हैं, इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल है, ये इलेक्ट्रिकल है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, उसके भी विंग रहते हैं, सिविल इंजीनियरिंग। तो वहां पर एक सीएओ, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कंस्ट्रक्शन करके पोस्ट होता है, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी। तो एक तरह से उनको जीएम कंस्ट्रक्शन भी कहीं बोलते हैं, महाप्रबंधक निर्माण पोस्ट है। बहुत वो भी मतलब समझिए कि जीएम रैंक का, जीएम लेवल का ही पोस्ट होता है, थोड़ा जीएम से मतलब एजीएम लेवल रैंक का। एचएजी अधिकारी जनरली होता है, एजीएम रैंक के अधिकारी सामान्यतः वो सीओ कौन के रूप में रहते हैं। ये कोई जरूरी नहीं, कहीं कहीं तो कभी कभी जीएम लेवल के अधिकारी को भी सीओ कौन के रूप में रखा जाता है। तो ये बोर्ड अपना ये करती है अपने हिसाब से। तो वो जो सीओ कौन है, सामान्यतः प्लान 11 न्यू लाइन्स कौन बनाएगा, ओपन लाइन से नहीं बनेगा न्यू लाइन्स। गेज कन्वर्सन, डबलिंग, ये सब ऐसे वर्क हैं जो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट ही करता है इसको। तो इसके जो प्लान हेड नोडल बजट अफसर होते हैं वो सीओ कौन होते हैं। ऐसे सारे प्लान हेड के नोडल बजट अफसर होते हैं। सीएमई मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, तो उसके पीसीएमई हुए। पहले वही, आज पहले सीएमई होते थे, आजकल पीसीएमई कह दिए जाते हैं। पीसीएमई पोस्ट क्रिएट कर दिया गया है, हाल में भी किया गया। पहले एक्चुअली सब में सीएमई होता था, सब में। आजकल प्रिंसिपल एक मतलब डिजाइनेशन का थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन हुआ है, तो पीसीएमई होते हैं। अब पीसीएमई प्लान हेड 21, प्लान हेड 41, प्लान हेड 42, 3 प्लान हेड के नोडल बजट ऑफिसर पीसीएमई होते हैं। तो हम लोग ये बात कर रहे थे सोर्स ऑफ फंड का, और फिर इधर हम लोग आगे चलिए। ये सारी चीजें
मतलब जुड़ी हुए हैं हर चीज। कहीं भी क्या है अब आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई प्लानेट में किसके पास कौन जाएगा। अब मतलब प्लानेट 21 का बजट कौन बनाएगा? प्लानेट 21 या 41 या 42, 41, 42, 42 में वर्कशॉप है तो चीफ वर्कशॉप इंजीनियर एक होते हैं, पोस्ट है, वही सीएमई के अंतर्गत होते हैं। CWE कहा जाता है लेकिन वो ही इज वर्किंग अंडर PCM। तो ये जो बजट बनाने का काम या रिव्यूज करने का काम कंसर्न जो नोडल बजट अफसर होते हैं वो करते हैं। फिर ये हमारे यहाँ फाइनेंस में आता है, हम लोग कंपाइल करते हैं। अच्छा खैर वो तो प्रोसेसिंग में हम लोग अभी सोर्स ऑफ फंड पर जा रहे हैं। तो ये जो सोर्स ऑफ फंड है आप देखें कि कैपिटल, कैपिटल फंड, DRF, DF, सेफ्टी फंड, RRSK, राष्ट्रीय रेलवे संरक्षा कोष, इसका PU डिजिट 29 दिया गया है। बताया कि हाल में बहुत इंपॉर्टेंट ये फंड है। आजकल इसे बहुत मतलब 20,000 करोड़ रुपए टोटल इसका एक गवर्नमेंट ये रखा है कि 1 लाख करोड़ रुपए ओवरऑल 5 साल में इसके अंतर्गत हमको देना है। 20,000 करोड़ रुपया इनिशियल ईच फाइनेंशियल ईयर। इसके अंतर्गत क्या है, RRSK के अंतर्गत क्या है कि संरक्षा से संबंधित आप देखेंगे। मतलब देखिए हमारे यहाँ अब संरक्षा क्या है आप समझ ही रहे हैं। संरक्षा क्या है? एक्सीडेंट, जो संरक्षा का मतलब क्या हो, एक्सीडेंट को रोकना या न होना, उससे बचाव, वही तो संरक्षा है। संरक्षा और सुरक्षा दोनों में फर्क है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। नहीं जो गड़बड़ा करके लोग संरक्षा सुरक्षा एक ही में घोर मट्ठा कर देते हैं। संरक्षा क्या है? सेफ्टी। सुरक्षा क्या है? सिक्योरिटी। बिल्कुल अलग अलग चीज है। सेफ्टी यातायात ऑपरेशन से रिलेटेड है, कहीं दुर्घटना ना हो जाए, दुर्घटना उसको संरक्षा के अंतर्गत रखा जाता है। और सुरक्षा का मतलब कोई चोरी हो गया, कोई अपराध हो गया, वो तो उसके सुरक्षा के हमारा जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर, CSC जिसको कहा जाता है, RPF जिसको हम लोग कहते हैं, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, उसके HOD हैं चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर। और ये संरक्षा है। संरक्षा मीन्स सेफ्टी। तो संरक्षा से रिलेटेड आज के डेट में व्यय जो है उसके लिए RRSK राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष बनेगा, एक राष्ट्रीय कोष। अब ये सारे कोष वगैरह जो बनते हैं ये सब एक पार्लियामेंट्री कमेटी, बहुत सारे पार्लियामेंट्री कमेटी हैं। मैं पहले भी आपको बोला हूं कि हम लोग को लगता है कि हमारा जो सांसद है या जो पार्लियामेंट है केवल बस वो वाद विवाद ही करता है, ऐसी बात नहीं है। पता है आपको, आप बहुत सारे इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि देश की जो मेन पॉलिसी मेटर्स हैं सब पार्लियामेंटेरियन करते हैं। आपको पता है पार्लियामेंट्री कमेटी वही मेनली हर चीज का, बहुत सारे कमिटीज बने हुए हैं, एस्टिमेट कमेटी, फलना कमेटी, ढेकना कमेटी, बहुत सारे कमेटी हैं। वो सब कमिटीज में पार्लियामेंटेरियन का ही ये रहता है। वो लोग एग्जीक्यूटिव हमारे अधिकारी हैं, उन लोगों के सलाह से, उन लोग के एडवाइस से डिसीजन पॉलिसी मेकिंग चेंजेस वही लाते हैं। तो ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी के ही सजेशंस के अनुसार राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष बना। राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष का बहुत बृहद सोच है। अब थोड़ा सा हम लोग डाइवर्ट हो रहे हैं, फिर भी बताना जरूरी है। देखिए हमारे यहाँ रेलवे विस्तृत है, हमारा रेलवे विस्तृत है। हमारे जो रेलवेज के जो मतलब ट्रैक हैं, कैरेज एंड वैगन्स हैं, लोको हैं, बहुत दिन से चल रहे हैं। पता है
रेलवे में हमारे जो रेलवे के ट्रैक्स काफी पुराने हो गए हैं अक्सर। हाँ, सारे ट्रैक्स लगभग हमारे यहाँ इतनी पूंजी नहीं थी। हाल में ये विगत कुछ सालों पहले से गवर्नमेंट ने मतलब इस पर बहुत ध्यान दिया। सच्चाई है ये, ऐसा नहीं हमेशा ध्यान रहता है, लेकिन अभी क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने देखा कि हमारी जो स्थिति है वो जर्जर है। हमारे यहाँ ट्रैक रिन्यूअल करना है, अदरवाइज हमारे एक्सीडेंट बहुत ज्यादा हो भी रहे थे। आप देखें वो 2-3 साल पहले, 4 साल पहले, 3-4-5 सालों में पंजाब में घटना हुआ, ये घटना वो वैसे वैसे हुआ। तो क्यों हो रहे हैं? सेफ्टी मेजर्स में हमारी इन्वेस्टमेंट बहुत कम थी, हमारे पास पूंजी ही नहीं था। हम करें तो क्या? रेलवे के पास पूंजी का घोर अभाव। किसी तरह से मतलब समझिए कि अपना दैनंदिनी खर्चा, वर्किंग एक्सपेंसेस को चला ले रही है, वही बहुत था। इसके पास पैसा ही नहीं है, गवर्नमेंट सपोर्ट कुछ मिलता नहीं है, टिकट का दाम बढ़ना नहीं है, कुछ दूसरे कारण है, तो पैसा ही नहीं है। आखिर तो हमारा विकास कैसे होगा? जैसे एक व्यक्ति के पास मान सपोज दैट, पता है बिल्कुल वही चीज है, आपके पास कम पैसा है, आप 2 या 3 रूम के फ्लैट में रह रहे हैं, साहब बच्चे बड़े हो गए, बच्ची की शादी कर दी, लड़के की शादी, परिवार बड़ा बढ़ गया, अब वही 2 रूम के फ्लैट में किसी तरह घुसर घुसर के रह रहे हैं। अब नहीं तो आप नया फ्लैट लीजिए, एक्सपेंशन कीजिए, अलग बनाइए फ्लैट। तो पैसा ही नहीं है तो आप करेंगे क्या? उसी में बाइफर्केशन करेंगे, जैसे तैसे एनी हाउ एडजस्ट करेंगे। तो वो स्थिति लगभग रेलवे की थी, पता है, कुछ सालों पहले तक। हमारे यहाँ पैसा है नहीं, टिकट विकट का दाम बढ़ना नहीं, तो पैसा आएगा कहां से? और सारे हमारे जो मतलब रिसोर्सेस थे, वो या तो लोको हो या तो ट्रैक हो, बहुत जर्जर स्थिति में चल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हैं कि आपको बता दें कि इंटरनेशनल स्तर पर वो मानक पर रखा जाए तो बहुत सारे ट्रेन की जो बोगी वगैरह हैं वो सबको कंडेम कर दिया जाएगा। इंटरनेशनल स्तर पर उसका एक मानक है, वो इंडिया में चल रहा है, सबका मानक अलग अलग है। आप ऐसे चलते होंगे तो आप देखते होंगे बहुत से मतलब कि बोगी वोगी कैसा घिसा पिटा बोगी, ढन 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 आवाज कर रहा है, वो सब क्या है पता है ही नहीं, तो करे क्या? सच्चाई है, ये सब बातें ऐसे उसने बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन दिस इज ट्रुथ। तो मेरे ये कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष जो बना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका बहुत आने वाले समय में बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ने वाला है। अभी जो बदलाव हो रहे हैं हमारे ट्रैक में, हमारे लोकों में, जर्जर स्थिति थी हमारी लोकों की, हमारे ट्रैक की स्थिति जर्जर थी। लोग कहते हैं दानापुर डिवीजन जो है सो इनएफिशिएंट स्टाफ है। अरे यार, उस आप देखिएगा ट्रेन लेट होती है तो लोग अक्सर हाँ बोल देते हैं, पैसेंजर से हमने सुना है, अरे दानापुर डिवीजन वाले सब कबाड़ हैं, सब कुछ करते नहीं है ऑपरेटिंग। क्या करेगा भाई दानापुर डिवीजन? आप देखेंगे जब रेलवे ऑपरेटिंग में कभी जाइए, कभी ऐसा मौका मिलता है, देखेंगे वही ट्रैक है, 1-2 ट्रैक है, गाड़ियां सीरीज में चींटी की तरह चल रही हैं। अब क्या करे डिवीजन का कंट्रोल, क्या करे, उड़ाकर के ऊपर से ले जाए? वही सीरीज में चल रहा है, आगे भी ट्रेन पीछे भी ट्रेन, सब इसे मतलब एक सीरीज में चल रहे हैं। करे तो क्या करे? हमारे यहाँ ट्रैक और बनना चाहिए था। एक इतनी हेवी मतलब ट्रांजेक्शन हो गया हमारे यहाँ, इतने रेल बढ़ गए, रोज आप इधर 30 सालों से 40 सालों से देखते होंगे कि ट्रैक का उतना बढ़ोतरी नहीं हुआ, ट्रेन की बढ़ोतरी बहुत ज्यादा हो गई, ट्रेन बढ़ गए। आज हमारे यहाँ 8,000 से ज्यादा ट्रेन लगभग चल रहे हैं, एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ 2-2.5 हजार हमारे यहाँ डीएमयू, मेमू और मेट्रो ट्रेन चल रहे हैं। तो ये सारे ट्रेन बढ़ गए तो क्या हुआ? पटरी का एक लिमिट है यार, कोई भी चीज। पहले 5 गाड़ियां चलती थी, अब धड़ाधड़ माल गाड़ियां बढ़ गई, पैसेंजर ट्रेन बढ़ गए, तो टूट फूट चीजन होती है जिसकी आयु 40 साल चलने वाली थी, 30 साल चलने वाली थी, 20 साल में भी वो खत्म हो सकता है, बहुत ज्यादा उस पर रनिंग होगा तो उसमें बदलाव के लिए हेवी पूंजी चाहिए। ये मतलब ट्रैक रिन्यूअल के लिए
डबलिंग के लिए, नया लाइन के लिए बहुत पैसे चाहिए। जैसे कैसे हम लोग बता रहे थे कि हम लोग किसी तरह उसी घर में रह रहे हैं, क्यों भाई? क्यों नया फ्लैट लेने बहुत पैसे चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2-4 हजार, 10 हजार, 20 हजार ले करके वो फ्लैट लेंगे, ऐसा नहीं है, लाखों चाहिए उतने। तो वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, उसके लिए आपको हाउस बिल्डिंग एडवांस लोन लेना पड़ेगा या बैंक से लोन लेना पड़ेगा। वो जनरल आपके सैलरी से कुछ नहीं होने वाला है, 10-20 हजार बचाते रहिए, उससे क्या होने वाला है? कुछ नहीं। आपको जिंदगी में रिटायर कर जाइए तो फ्लैट नहीं खरीद पाएंगे, एक आध को फ्लैट खरीदिएगा। तो लोग क्या करते हैं, हाउस बिल्डिंग बैंक में जाते हैं, लोन लेते हैं, हाउस बिल्डिंग एडवांस, HDFC बैंक, SBI, कोई भी बैंक में। तो उसी तरह से रेलवे भी चल रही है अभी आज के डेट में। पता है, हम लोग चूंकि पूंजी का भाव, पूंजी की बात मैं कर रहा हूं, ये सब बिल्कुल वाजिब है, जानना चाहिए, जानने की जरूरत है। क्योंकि रेलवे में घोर पूंजी का अभाव है, पूंजी के अभाव में हमारे बहुत सारे काम हो नहीं रहे। उसी के लिए आज राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष का गठन किया गया, ये कोष बनाया गया। उसमें 20,000 रुपया प्रति साल प्रोविजन करने का है। टोटल 1 लाख करोड़ रुपया 5 साल के अंतर्गत सिस्टम में लाया गया है कि 5 साल में इसमें 1 लाख करोड़। और इससे जो काम होगा, क्या काम होगा? हमारे जो ट्रैक रिन्यूअल के वर्क हैं, सबसे प्राइम में रखा गया है कि हमारा ट्रैक रिन्यूअल का टोटल काम, आज आप देखेंगे ट्रैक रिन्यूअल सारा RRSK के पैसे से चल रही है। तो ट्रैक रिन्यूअल का काम है, यार्ड रिमॉडलिंग में कुछ सुधार करना है, लेवल क्रॉसिंग में कुछ काम करना है। तो ये सारे काम जो हैं सेफ्टी मेजर्स हैं। अब ट्रैक रिन्यूअल नहीं कीजिएगा, पुरानी ट्रैक है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है भाई। ट्रैक टूट फूट गया है, मतलब घिसन हो गया है, तो सारे चीज को अपग्रेड करना होगा। तो उसके लिए हम लोग खैर फंड पर, राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष पर चल रहे थे कि राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष। तो ये पूंजी का अभाव हमने बताया है कि पूंजी के रेलवे में पूंजी का घोर अभाव के चलते हमारे बहुत सारे, मतलब बोले ना कि वर्किंग पे सैलरी हमारी आपकी तो मिल जा रही है, लेकिन निवेश संबंधी खर्च के लिए पैसा ही नहीं है, थोड़े बहुत हो रहे थे। अब भी आप देखेंगे विगत 3 सालों से उसमें काफी पैसे आए हैं। अब हम एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज से पैसा ले रहे हैं। रेलवे फंड, सामान वित्त मंत्रालय तो पैसा दे ही रहा है, उससे भी नहीं हो रहा है। तो हम लोग अभी EBR में चले आए हैं, एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज। पैसा चाहिए हमको भाई, हमको नया लाइन बनाना है, नहीं तो आने वाले 20 साल बाद हमारी जो स्थिति होगी, आज नहीं सोचेंगे तो फिर कैसे होगा? उसके लिए PPP मोड में भी हम जा रहे हैं। प्राइवेट पार्टनरशिप का जो सोच है उसके अंतर्गत चल रहे हैं, लोन ले रहे हैं। आज हम लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, EBR जो बोलते हैं, उसमें IF भी है, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस। मेनली वो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से बहुत बड़ा हमारा मतलब एक ये हो रहा है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से रेलवे 1.5 लाख करोड़ रुपया के लगभग एक एस्टिमेशन है, लोन ले रही है। वो भी बहुत कम 4% पर, अप्रॉक्स 4%, मतलब 4% पर LIC ने रेलवे को पैसे दिए। तो ये सब गवर्नमेंट की एक सोच है, हमारी जो सरकार है, मतलब उसने एक प्रो एक्शन लिया कि भाई हम काम करेंगे। अब नहीं है पैसा यार, रेलवे के पास पैसा नहीं है, इंटरनल रिसोर्स से पैसा पूरा नहीं होता है, भारत सरकार के पास भी पैसा नहीं है कि रेलवे को इतना दे सके, तो आखिर कैसे होगा? हम इस तरह से दीनहीन बन के कब तक चलेंगे? आने वाले समय में हमारी स्थिति मरणासन स्थिति हो जाएगी। 10 साल बाद अगर इसी तरह नहीं, ये सब मॉडर्नाइजेशन नहीं हो, रिन्यूअल नहीं हो, तो एक समय आएगा कि भाई ट्रेन चलाना मुश्किल हो जाएगा, सारे लोगों, आपके सारे ट्रैक आपके फेल्योर हो जाएंगे। तो एक प्लानिंग वे में हमारा, उसके लिए बोले रेलवे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। पहले हम लोग LIC को समझते थे कि LIC कुछ नहीं है, बस ऐसे ही है, एक बैंक जैसा है। जब उसका डीप में अब हम लोग देखे तो बाप हुआ कि LIC बहुत हिंदुस्तान की सबसे धनी बनी, जैसे मुकेश अंबानी हिंदुस्तान में सबसे धनी व्यक्ति हैं, LIC वैसे में LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन 10 लाख करोड़ रुपया रेलवे को देने के लिए तैयार है वो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन।
आप लीजिए। फिलहाल अभी 1.5 लाख करोड़ रुपया एक सब ऑब्जेक्ट है गवर्नमेंट के पास 5 लाख करोड़ रुपया का, कि 5 लाख करोड़ तक हो सकता है कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से लेकर, तो वो सब ईबीआर के था। फिर हम लोग अब चले आए, हम लोग थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए थे। डाइवर्ट नहीं है, ठीक है, वो सोर्स ऑफ फंड पर हम लोग चल रहे थे। तो राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष, राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष में सेफ्टी रिलेटेड जो व्यय है, जो प्लानेट्स हैं, उसमें हम लोग जनरली राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष में जो व्यय कर रहे हैं, प्लानेट 31 में कर रहे हैं, प्लानेट 32 में ब्रिज से रिलेटेड कर रहे हैं, प्लानेट 29 में कर रहे हैं, प्लानेट 30 में कर रहे हैं, प्लानेट 16 में भी कर रहे हैं। तो ये सारे सोर्स ऑफ फंड की बात हमने कहा। डीआरएफ, डिप्रेशन रिजर्व फंड, डिप्रेशन रिजर्व फंड में पैसा कहाँ से आता है? तो ये हमारे इंटरनल स्रोत से आता है। रेलवे, हमारा जो रेलवे के सब अर्निंग है, तो रेवेन्यूज हैं, उससे डीआरएफ में आता है। डेवलपमेंट फंड में भी हमारा इंटरनल रिसोर्सेज से पैसे आते हैं, ये सब स्रोत हैं। तो हम लोग ये कर रहे थे कि बजट जो हम लोग कैपिटल का बनाते हैं, तो उसमें सोर्स ऑफ फंड वाइज और प्लानेट वाइज बनाते हैं। इसके अलावा सिविल ग्रांट की भी एक सिविल ग्रांट है। सिविल ग्रांट क्या है? जिससे न वो रेवेन्यू है न कैपिटल है, वो अलग है सिविल ग्रांट। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा कुछ स्टाफ इन वेलफेयर के हित में पैसे मिलते हैं। एक्चुअली आज के डेट में सिविल ग्रांट में 2 ही मद हैं। सारे पहले बहुत सारे मद उसमें आते थे, स्कूटर एडवांस, साइकिल एडवांस, फलना ढेकना, वो सब खत्म हो गए। अभी सिविल ग्रांट में 2 मद के लिए प्रचलित है मात्र, हाउस बिल्डिंग एडवांस और पर्सनल कंप्यूटर एडवांस। ये 2 एडवांस सरकारी रेल कर्मचारी ले सकते हैं, इसके लिए प्रोविजन किया गया है। तो सिविल ग्रांट का भी उसी तरह से बजटरी रिव्यूज होते हैं जिस तरह से रेवेन्यू, कैपिटल और अर्निंग के होते हैं। आज के डेट में बताया सिविल ग्रांट में 2 ही फंड है, 2 ही एडवांसेस हैं, हाउस बिल्डिंग एडवांस और पर्सनल कंप्यूटर एडवांस। आप अकाउंट करेंट उठाएंगे तो अभी भी देखेंगे बहुत सारे एडवांसेस का तो रिकवरी आ रही हो। चूंकि पुराना और भी बहुत सारे हमारे जो एडवांसेस थे तो देना तो बंद हो गया है, लेकिन जो ले लिए हैं भाई लोगों को, स्टाफ अफसर लोगों को मिला हुआ है, उससे रिकवरी केवल आ रही है। तो आप देखेंगे कि क्रेडिट अकाउंट करेंट में क्रेडिट साइड में आएगा, डेबिट में वो अब नहीं आएगा। डेबिट में केवल 2 ही आएगा, हाउस बिल्डिंग एडवांस है, कंप्यूटर एडवांस। तो ये सिविल ग्रांट का भी हम लोग बजट उसी तरह से बनाते हैं जिस तरह से रेवेन्यू और कैपिटल का बनाते हैं। सिविल ग्रांट में बजट अलॉटमेंट वैसे ही आता है, बीजी आता, बजट ग्रांट अलॉटमेंट आता है। इसका रिव्यू हम लोग सिविल ग्रांट का भी रिव्यू, रिवाइज एस्टिमेट आरई और फाइनल एस्टिमेट उसी तरह बनाते हैं सिविल ग्रांट का। फिर अब हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। तो जब हमारा अकाउंट क्लोज हो जाता है तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक बजट का ही एक पोर्शन है, भाग है, बजट सेक्शन द्वारा बनाया भी जाता है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है? विनियोग लेखे हिंदी में इसको कहा जाता है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट संवैधानिक दायित्व को पूरा करने के लिए भी हम लोग करते हैं। क्योंकि पूरे ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, पहले तो ये जान लीजिए। एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है कि इसमें हमारा जो अलॉटमेंट मिला, 2 अलॉटमेंट, ओरिजिनल अलॉटमेंट जो बजट ग्रांट के रूप में मिला,
एगो बीच में आरजी भी मिलता है, रिवाइज ग्रांट भी मिलता है, और फिर लास्ट में एफजी मिलता है, फाइनल ग्रांट मिलता है। तो आरजी का इसमें ये नहीं रहता है, शुरू वाला बजट अलॉटमेंट ओरिजिनल बजट अलॉटमेंट है, फिर एक लास्ट फाइनल ग्रांट। तो हमारा बजट अलॉटमेंट जो मिला और जो हमने एक्चुअल व्यय किया, इसका एक विवरणी, कम या बेसी जो भी हो, अगर कम है तो क्यों, बेसी हुआ तो क्यों, अधिक हुआ तो उसका रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, जो प्रॉपर रीजनिंग है वो, इसका एक स्टेटमेंट जाता है रेलवे बोर्ड इसका एक सिस्टम बना हुआ है, अल्टीमेटली पार्लियामेंट में जाता है। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों जाता है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का कारण क्या है, क्यों, क्या उद्देश्य है? तो उद्देश्य यह है कि ध्यान रखिएगा कि हमने आपको बोला था कि जितने भी व्यय हो रहे हैं सब पार्लियामेंट के द्वारा प्रदत्त व्यय हैं, एक तरह से प्रदत्त की गई है। मालिक कौन है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का? पार्लियामेंट। तो जब पैसा आपको दिया पार्लियामेंट, तो उसे जानने का हक है कि आपने हमारे दिए हुए पैसे का क्या किया, कहां खर्च किया, कैसे किया, उतना किया या नहीं किया। तो इसी की निगरानी रखने हेतु एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक तरह से बनाया जाता है कि मतलब पार्लियामेंट को पोजीशन जाता है एप्रोप्रिएशन अकाउंट के माध्यम से कि हाँ साहब, आपने इतना हमें अलॉटमेंट दिया था, हमने इतना अधिक, इतना व्यय किया। तो इसमें ओरिजिनल बजट ग्रांट, फाइनल बजट ग्रांट और एक्चुअल एक्सपेंडिचर, अब दोनों का डिफरेंसेस, फाइनल बजट ग्रांट से भी ओरिजिनल बजट ग्रांट से भी डिफरेंसेस, मूल रूप से ओरिजिनल बजट ग्रांट और एक्चुअल एक्सपेंडिचर के डिफरेंसेस को ही वो मूल रूप से देखा जाता है वहां पर, ताकि आपका एस्टिमेशन सही है कि नहीं। एस्टिमेशन मीन्स व्हाट, आपका प्रोजेक्शन, आप जो बजट एस्टिमेट जो आप बनाए थे, बी, हम लोग बजट एस्टिमेट बी में मांगते हैं, तो वो बी आपका सटीक है कि नहीं, आप एस्टिमेट प्रॉपरली कर रहे हैं कि नहीं, ये भी इससे पता चल जाता है। अगर एस्टिमेट प्रॉपरली नहीं होगा तो क्या होगा, एक्सेस सेविंग हो जाएगा, नहीं तो कहीं ज्यादा खर्च हो जाएगा। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, विनियोजन लेखा जो है, अलॉटमेंट जो हमें मिला और एक्चुअल एक्सपेंडिचर, दोनों के खर्च का, दोनों के बीच का उसमें दोनों दर्शाया जाता है और उसके दोनों के अंतर को दर्शाया जाता है। अब ध्यान रखिएगा, अलॉटमेंट जो ओरिजिनल अलॉटमेंट होता है उसमें सप्लीमेंट्री ग्रांट भी कभी मिल जाती है, सप्लीमेंट्री ग्रांट भी मिलता है, तो उसको भी इंक्लूड किया जाना चाहिए। सप्लीमेंट्री ग्रांट को भी उसमें दर्शाई जाती है, अगर कहीं कुछ है तो किसी हेड में, किसी प्लान हेड में या किसी डिमांड में सप्लीमेंट्री ग्रांट भी कभी कभी। सप्लीमेंट्री ग्रांट क्या है, मतलब सप्लीमेंट्री ग्रांट ये है कि पूरे साल के बजट तो मिला, लेकिन इन द मीन टाइम ऐसा कभी कभी होता है कि लगता है कि साहब हमारा कुछ छूट गया है, हमको और चाहिए, तो पार्लियामेंट से सप्लीमेंट्री ग्रांट सरकार उसी तरह से पास करवाती है और उसको सप्लीमेंट्री ग्रांट बोला जाता है। तो सप्लीमेंट्री ग्रांट का भी जिक्र एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स में होता है। अब एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो हमारा अलॉटमेंट है और जो व्यय हुआ, तो उसमें जो डिफरेंस है, तो ये थोड़ा बहुत उसका एक सिस्टम रेलवे बोर्ड बना कर देती है कि जैसे अभी क्या है 5%, हमारे यहाँ अभी 5 रेवेन्यू में 5% या 50 लाख तक का जो डिफरेंसेज होगा एक्चुअल एक्सपेंडिचर और बजट अलॉटमेंट में, वो कैसे, जैसे किसी डिमांड में सब हेड वाइज, जैसे डिमांड 3 है और उसका माइनर हेड 200 है, तो 200 में फिर 10, 20, 30 इस तरह से चल रहा है। तो सब हेड वाइज
जो अलॉटमेंट है या खर्च है उसमें 5% से ज्यादा वेरिएशन है तो आपको रिमार्क्स देना है, कारण देना है कि अगर वेरिएशन सेविंग है तो या एक्सेस है तो दोनों की, या 50 लाख रुपया का अंतर है तो, इससे कम है तो उसमें कुछ रिमार्क्स देने की आवश्यकता नहीं। कैपिटल में, कैपिटल सेगमेंट के लिए 10% या 1 लाख सोर्स ऑफ फंड वाइज एंड प्लान हेड वाइज, उसमें 10% से ज्यादा वेरिएशन अगर एक्सेस या सेविंग हो जाता है या 1 करोड़ से ज्यादा या कम सेविंग होता है, 1 करोड़ से ज्यादा होता है, तब आपको उसमें एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है, रीजन देने की जरूरत है। रीजन देते समय बहुत ही ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अक्सर हाँ रीजन हमारे स्क्रिप्टिस वगैरह से आ जाते हैं, कुछ जनरल टाइप का रीजन आ जाता है, वर्क इन प्रोग्रेस आप देखेंगे वो निकालेंगे तो सारे में वर्क इन प्रोग्रेस वर्क इन प्रोग्रेस। अरे भाई ये क्या रीजन, इंडिविजुअल वर्क वाइज, इंडिविजुअल प्लानेट वाइज अलग अलग रीजन्स रहते हैं, हो सकता है वर्क इन प्रोग्रेस भी हो, कहीं कहीं रहता है, लेकिन उसका डिटेल्स जाएंगे, बोर्ड ये पार्लियामेंट डिटेल्स चाहता है, कभी कभी मांगता है कि आपने ऐसे लौटा देती है, आप ये इस तरह का आप रीजन नहीं दे सकते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। तो अकाउंट्स हम लोग जो भेजते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो मेरी अकाउंट्स की जिम्मेवारी होती है कि एग्जीक्यूटिव से जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्राप्त हुआ नोडल बजट अफसर से कैपिटल सेगमेंट में या रेवेन्यू से, तो प्रॉपर रीजन मेंशन होना चाहिए। और ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग रेलवे में जो आज पर सिस्टम है कि महाप्रबंधक महोदय के और पीएफए महोदय के साइन से ये रेलवे बोर्ड भेजी जाती है। सामान्यतः एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये मार्च अकाउंट क्लोजर के कुछ दिनों बाद जाती है, उसका एक फिक्स डेट नहीं है, मई जून में ये जाती है। इस साल भी शायद 28 मई या क्या था डेट। आजकल तो अकाउंट क्लोजिंग थोड़ा प्रॉपरली पहले हो जाता है, पहले बहुत लेट तक अकाउंट क्लोज होता था मार्च अकाउंट, अब तो ऐसा उतना नहीं रहता है। तो ये अकाउंट रेलवे के द्वारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट 4 प्रति में तैयार की जाती है। एक प्रति ऑफिस कॉपी के रूप में हम रखते हैं, लेखा विभाग रखता है, जीएम बजट रखते हैं, ये जाता है जीएम बजट से होकर जाता है। जीएम बजट मीन्स बजट सेक्शन एफएनसीयू बजट, इसी को कहीं कहीं जीएम बजट भी लोग लिखते हैं, कहीं कहीं आप लिखने का ये है, कहीं कहीं आप देखेंगे जीएम कार्मिक, वही सीपीओ को महाप्रबंधक कार्मिक भी कर देते हैं लोग। एनी हाउ, तो 4 कॉपी में बनता है, 1 कॉपी ऑफिस कॉपी, 2 कॉपी हम लोग ऑडिट डिपार्टमेंट को देते हैं और 1 कॉपी रेलवे बोर्ड भेजते हैं। ऑडिट 2 कॉपी में जो भेजते हैं, कभी कभी ऑडिट कुछ क्वायरी भी कर लेता है, हमें से पूछ देता है, अगर कुछ लगे उसे तो उनको प्रॉपर रिप्लाई इमीडिएट उसको देना पड़ता है। ऑडिट 1 प्रति अपनी रखती है और 1 प्रति वो अपने मुख्यालय में, ऑडिट एडिशनल सीएजी रेलवे में बैठते हैं, पीडीए हर क्षेत्रीय रेलवे में प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ ऑडिट्स का पोस्ट होता है, और उसके भी मुख्यालय हैं, जैसे हमारे यहाँ रेलवे बोर्ड है उसी तरह उसका भी है, सीएजी है। तो सीएजी तो एज ए होल सब मंत्रालय के लिए हुए सीएजी, लेकिन हर मंत्रालय के लिए अलग अलग वहाँ पोस्ट है, वहाँ एडिशनल सीएजी एक रेलवे के लिए बैठते हैं, उनको भेजता है, अल्टीमेटली सब जाकर सीएजी में मर्ज हो जाता है। तो ये जो अप्रीप्रिएशन अकाउंट है ये रेलवे हम लोग बोर्ड को दिए, ये ऑडिट डिपार्टमेंट को जाती है। ऑडिट डिपार्टमेंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स पर अपनी टिप्पणी देती है, समीक्षा करती है, आलोचनात्मक समीक्षा इसकी करती है। समीक्षा 2, एक फ्रेंडली समीक्षा होता है, एक आलोचनात्मक समीक्षा। तो आलोचनात्मक समीक्षा ऐसा नहीं, आलोचनात्मक समीक्षा करती है और अपनी रिपोर्ट यह पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को
पब्लिक अकाउंट्स कमेटी क्या है? लोक लेखा समिति हिंदी में जिसे कहा जाता है। ये एक पार्लियामेंट्री कमेटी है, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्लियामेंट्री कमेटी। इसमें 22 मेंबर होते हैं, एक अध्यक्ष होते हैं पीएससी के, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के। लोकसभा अध्यक्ष महोदय द्वारा जो नियुक्त किए जाते हैं। बहुत पहले परंपरा थी कि सामान्यतः पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जो चेयरमैन होते थे, सामान्यतः एक परंपरा था, ऐसा कोई नियम नहीं है, संविधान में स्पष्ट प्रावधान नहीं है, एक परंपरा था कि विपक्ष का जो ही कोई व्यक्ति इसमें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में अध्यक्ष होता था। लेकिन अब वो चीज नहीं रही, अभी परंपराएं, बहुत सारी परंपराएं टूटी हैं। तो वो अब तो क्या है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एक आज के डेट में क्रिटिसाइजिंग ऑथोरिटी है, जांच करती है, कमी बेसी निकालती है, रिकमेंडेशंस देती है, गवर्नमेंट से पूछती है, रेल सरकार से पूछती है। तो इसलिए इस पर आप सोच समझ कर लोग करते हैं। आज के डेट में पीएससी कमेटी, सॉरी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन कोई भी हो सकता है। वैसे प्रोविजन था कि लोकसभा जिसे नियुक्त करते हैं वही होते हैं। 22 मेंबर होते हैं, एकल संक्रमणीय विधि से इसका चुनाव करते हैं लोग, पार्लियामेंट करती है, जो भी हो। अब पीएससी कमेटी जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, इसकी समीक्षात्मक एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो सीएजी भेजते हैं पीएससी कमेटी को, पीएससी कमेटी इस पर जांच करती है और ये जांच करके सदन के पटल पर रखा जाता है। पीएससी कमेटी लोक लेखा समिति अनुशंसा देती है, उस पर गहन रिव्यू होता है, बहुत जांच विचार की जाती है और उसके उपरांत अनुशंसा देती है। पीएससी कमेटी की जो अनुशंसा है वो बाध्यकारी नहीं है रेलवे के लिए, एडवाइजरी कमेटी है, एडवाइजरी है, मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती है, लेकिन चूंकि पार्लियामेंट्री कमेटी है इसको ऑनर दिया जाता है। सामान्यतः रेलवे उनके सारे सुझावों को कमोबेश मानती है। इसका डिसीजन रेल मंत्री भारत सरकार लेती है। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी लोक लेखा, ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स का विवेचना करके उसके अपने सुझावों को देती है और वो मान्य होता है, समानता मानती है। रेल मंत्रालय उस संबंध में उचित कदम उठाती है, पार्लियामेंट को भी सूचित करती है कि हाँ हमने ऐसा कदम उठाया। जो रिमेडियल एक्शंस जो होते हैं वो लेती है रेल मंत्रालय, ऑनर किया जाता है। कोई भी पार्लियामेंट्री कमेटी, मैं तो आपको बता रहा हूं, पहले भी मैं बोला हूं कि आप डिटेल्स में जब पूरी देखेंगे तो पार्लियामेंट्री कमेटी बहुत महत्वपूर्ण होती है। सारे पॉलिसी चेंजेस ये पार्लियामेंट्री कमेटी ही करते हैं लोग, एस्टिमेट कमेटी है और भी बहुत सारे कमेटीज हैं। यहां तक कि एक बजट कमेटी भी है पार्लियामेंट की। वो बजट किस तरह से रखा जाए, किस तरह से रेलवे में पेश किया जाए पार्लियामेंट में, उसके लिए भी एक कमेटी है, बजट कमेटी है। पार्लियामेंटेरियन ही होते हैं। तो पार्लियामेंट, मेरा ये कहना था इसके माध्यम से कि हम लोग जो सोचते हैं पार्लियामेंट में कोई हल्ला होता है, ये होता है, बहुत डीप में जाएंगे, बहुत सारे देखेंगे तो हमारे पार्लियामेंटेरियन जो है बहुत ही सारे नीतिगत चेंजेस पार्लियामेंटेरियन लाते हैं, पार्लियामेंट के लोग कर रहे हैं कमिटीज के माध्यम से। चूंकि संसदीय प्रणाली है, उसके कारण भी तो है। हमारे यहाँ देश में संसदीय प्रणाली है, संसद इज द सुप्रीम ऑथोरिटी। तो कौन चेंज कुछ करेगा, बदलाव कौन करेगा? बदलाव तो जनरल मैनेजर बदलाव नहीं कर सकते, फाइनेंशियल कमीशन रेलवे बोर्ड चेयरमैन बदलाव नहीं कर सकते, पॉलिसी में तो कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगा। पार्लियामेंट में पार्लियामेंट ने ही पार्लियामेंट्री कमेटी बनाया है। चूंकि एज ए होल पार्लियामेंट भाई जो विशाल है, 500 लोकसभा में सांसद रहते हैं, 200 से ज्यादा राज्यसभा में रहते हैं, तो एज ए होल तो नहीं कहते, इसीलिए कमेटी, विभिन्न कमेटी बनी हुई है। और ये कमेटी बहुत सारे इश्यूज के लिए अलग अलग है,
तय करती है, बनी हुई, यानी आप उस पर हम लोग को नहीं जाना है। हेलो, हेलो, आप लोग सुन रहे हैं क्या? सर बोलिए। हाँ, जी सर। बोलिए सर। ऐसे नहीं नहीं नहीं, वो एक्चुअली समय हम देख रहे हैं कि समय हो गया है, तो अब ऐसा है ना कि मतलब बजट एक बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया है, बहुत सारे इश्यूज हैं, पूरा तो नहीं संभव है, लेकिन मुख्य चीज है वो हम लोग बताते हैं। और भी बजट के एक दो क्लासेस होंगे, तो उसमें और भी लोग बताएंगे। समय हो गया है, समय का पालन करना। 12:34 हो गया, 12:35 हो गया। और कुछ पूछना है तो आप कोई अगर पूछ सकते हैं तो देखिए, 2-4 मिनट कुछ समय पूछिए, कोई तरह का अगर कुछ कहना है, पूछना है, क्लैरिफिकेशन है कुछ तो बोलिए। हेलो, सुन रहे हैं? किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। हाँ बोलिए। सर डिमांड और रेवेन्यू का नोट होता तो सर क्या ग्रुप में लोड कर देते। क्या क्या? डिमांड का नोट सर, डिमांड का? सर डिमांड और रेवेन्यू का कोई नोट होता तो। रेवेन्यू डिमांड, जैसे डिमांड 3, 4, 5 है, ये है नहीं? क्या बोल रहे हैं? हाँ सर, हाँ। एक्चुअली तो रेवेन्यू उसका कोई नोट होगा ना सर? तो नोट, हाँ नोट तो रहता है। नोट तो देखिए, अब नोट तो होता है ही, किताब में भी देख लीजिए, किताब है तो ये हर जगह अवेलेबल है। आप बजट की प्रति आप डाउनलोड, आप बजट का डाउनलोड, आज के डेट में नेट पर सब चीज उपलब्ध है, उसमें भी आप देखेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। डिमांड 3 क्या है, उसमें कुछ चेंजेस भी आ गए हैं। पहले वाला जो जानते हैं आप, पहले डिमांड होता था, आज के डेट में डिमांड अब नहीं रहा। अब मतलब प्लान डिमांड नंबर 82 रेल मंत्रालय के लिए एक डिमांड है। ये मेजर हेड में आ गया है। मेजर हेड 3001, 3002, 3, फिर 5002, 3, ये सामरिक के लिए, कमर्शियल लाइंस के लिए अलग अलग हैं। तो ये सब आपको देखने पर मिल जाएगा। अब इसका अगर आप लोग नोट तो है तो उसको कैसे हम लोग क्या करें, नोट कैसे आप लोगों को अवेलेबल कराएं? ऐसे है, कहीं भी इजिली अवेलेबल है, बजट डॉक्यूमेंट्स में भी मिल जाएगा। बजट डॉक्यूमेंट्स में भी है। आप हमारे यहाँ बजट सेक्शन में कभी आ जाइए, पुराना बजट डॉक्यूमेंट्स भी आप ले सकते हैं, उसमें भी सब लगभग वही रहता है, अवेलेबल है, पता चल जाएगा। आप देखिए, बजट में मोटा मोटी ये जरूर जानिए आपको कि आप बजट है तो आप ये जानिए, मोटा मोटी जानना जरूरी है कि आपका कम से कम ईसीआर का बजट क्या है। मैं बोला ना कि रेवेन्यू का जैसे लगभग 10,000 करोड़ है, लगभग मैं बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट में नहीं जा रहा हूँ, इसलिए कि चेंज होते रहते हैं। बजट ग्रांट कुछ है, रिवाइज ग्रांट कुछ हो जाएगा, फाइनल ग्रांट कुछ हो जाएगा, तो माइनर, लेकिन अप्रॉक्स 10,000 करोड़ हमारा बजट ग्रांट ईसीआर का रेवेन्यू में, रेवेन्यू के लिए। उसमें स्पेंडिंग लिमिट एक आ गया है, स्पेंडिंग लिमिट। अब स्पेंडिंग लिमिट क्या है, तो बजट ग्रांट और स्पेंडिंग लिमिट में ज्यादा का फर्क नहीं है। स्पेंडिंग लिमिट क्या है कि कभी कभी रेलवे बोर्ड कुछ कट कर देती है, कुछ बजट ग्रांट जो मिला एज ए होल, उसमें कुछ पोर्शन, उसका 3%, 5% जो भी हो, कम कर दिया और बोलता है कि साहब इतने में आप खर्च काम चलाइए। तो खर्च बजट ग्रांट आपको, जैसे आप, वो क्या है, मैं बात उदाहरण के रूप में बता देता हूं कि आपने किसी बच्चे, घर में किसी बच्चे को कुछ सामान खरीदने के लिए 500 रुपए का नोट दे दिया। ये लो भाई 500 रुपए का नोट तुमको हम दे दिए, मार्केट जा रहे हो घरेलू खर्च के लिए, लेकिन 100 रुपया बचा के लाना है। अब इसका मतलब क्या हुआ, 100 रुपया बचा कर लाना है तो कि 400 रुपया खर्च करना है तुमको। उसी तरह स्पेंडिंग लिमिट है।
कि अलॉटमेंट तो कुछ ज्यादा दे दे, हमारे यहाँ लगभग 10,000 करोड़ से ऊपर अलॉटमेंट है, कुछ 10,500 या कुछ भी है, लेकिन स्पेंडिंग लिमिट 1,000 कम कर दिया गया, उसमें लगभग 800 या 1,000 करोड़ रुपया कम किया। तो अलॉटमेंट है लेकिन हमको खर्च इतना ही करना है, तो जो व्यय करना है वही हमारा स्पेंडिंग लिमिट है। एक तरह से वही मान के चला जाए कि हमको खर्च तो वही करना है, स्पेंडिंग लिमिट। आजकल तो कैपिटल में आप देखेंगे कि दे रहा है डिडक्शन, मतलब अलॉटमेंट दिया लेकिन बाद में बोर्ड ने क्या किया, कैपिटल में, पहले कैपिटल में नहीं होता था, अभी 1-2 साल से हो रहा है कि 50% डीआरएफ में और आरआरएसके में, डेवलपमेंट फंड में डिडक्शन कर दिया। बोला कि साहब जितना अलॉटमेंट दिए थे उसको 25% और 50% खर्च कम करना है आपको। तो अलॉटमेंट मिला हुआ है लेकिन आपको खर्च का पावर नहीं है, खर्च उतना ही। तो वही स्पेंडिंग लिमिट हो गया कि अलॉटमेंट है लेकिन उससे कम ही आपको कुछ व्यय जो करना है, स्पेंडिंग लिमिट उसको कहते हैं। चलिए और भी है बहुत सारी चीजें हैं, तो एनी हाउ धन्यवाद।